मैं डॉक्टर शुचि श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके बीच में आपके कोर्स BANC 133 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के मूल तत्व पाठ्यक्रम पे पुनः चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस पाठ्यक्रम में आपके 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से आज हम लोग चौथे ब्लॉक पर चर्चा करेंगे, जिसका कि शीर्षक है क्षेत्र कार्य। इसमें 3 इकाई सम्मिलित हैं, इकाई 12, इकाई 13 और इकाई 14। इकाई 12 में मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य परंपराएं हैं, इकाई 13 में फील्ड वर्क करना है और इकाई 14 में प्रविधि और तकनीक है। तो इन सभी विषयों पर आज हम लोग अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि फील्ड वर्क क्या होता है, क्षेत्र कार्य क्या है। तो अगर हम कहें कि जो क्षेत्र कार्य है, वो अनुसंधान में जो आंकड़े संकलित करने की एक प्रविधि है। तो उसमें ये प्रविधि कई हो सकती हैं, जैसे क्षेत्र कार्य है, सर्वेक्षण है। तो क्षेत्र कार्य से मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम हेनरी बर्गसन के शब्दों में कहें, तो अगर हमें कोई भी फिनोमेना है उसके बारे में जानना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम उसके आस-पास जाएँ और दूसरा हम उसके अंदर तक जाएँ। तो जो क्षेत्र कार्य है, उसके द्वारा हम उस फिनोमेना के अंदर तक जाते हैं, जिससे कि जो इनसाइडर्स व्यू है, जो अंदर के लोगों का जो दृष्टिकोण है, वहां तक हम पहुंच पाते हैं। तो जहां पर भी गहन अध्ययन करना होता है, वहां पे हमें इस क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। तो जो क्षेत्र कार्य है, उसमें क्षेत्र कार्य मतलब हम जिन लोगों पे अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में जाकर, मतलब उन्हीं के नेटिव प्लेस में जाकर फिर अध्ययन करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट में पहुंचकर फिर हम अध्ययन करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम उस समाज का सदस्य बनकर रहते हुए फिर अध्ययन करें। तो इसे हम क्षेत्र कार्य कहते हैं। तो क्षेत्र कार्य जब हम किसी समाज के अंदर पहुंचकर उनके सदस्य के रूप में रहते हुए फिर अध्ययन कर रहे हैं उनके नेटिव प्लेस में, तो वहां पे हम रहते हुए किन बातों के बीच में अंतर करना चाहते हैं। पहली चीज तो कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, और जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में फिर वो क्या सोचते हैं, जानते हैं, मानते हैं। हम उन चीजों के बारे में अंतर करना चाहते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ सर्वेक्षण की बात करें, तो वो अधिकतर बड़ी पॉपुलेशंस जो होती हैं, बड़ी जनसंख्या जहाँ होती है, वहाँ पे किया जाता है। और अधिकतर उसमें क्या अध्ययन पद्धति अपनाई जाती है कि हम कुछ प्रश्न एक अनुसूची तैयार कर लेते हैं और हम प्रश्न पूछते जाते हैं और उनके जवाब लेते जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ तक होता है कि जो लोगों ने किया है, वो उसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो वो अध्ययन बड़ी-बड़ी पॉपुलेशंस पे किए जा रहे हैं, और जहाँ पर हमें गहन अध्ययन करना है, वहाँ पर हम क्षेत्र कार्य को अपनाते हैं। जैसे सर्वेक्षण है, हमने कहा कि बड़ी पॉपुलेशंस पे है, तो अब अगर जनसंख्या की अगर हमें गिनती करनी है, जो सेंसस कलेक्शन होते हैं, तो उसमें सर्वेक्षण किए जाते हैं, वहाँ पे क्षेत्र कार्य संभव नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमें किसी ट्राइबल सोसाइटी की कल्चर, सोसाइटी उसके बारे में जानना है, तो हम क्षेत्र कार्य करते हैं। तो ये एक अंतर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने मानव विज्ञान पे। तो जो मानव विज्ञान है, उसमें मानव का समग्र अध्ययन किया जाता है। उसके हर पक्षों को आपस में संबंधित करते हुए हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे जो भी अध्ययन होते हैं, वो तुलनात्मक अध्ययन होते हैं, मतलब विभिन्न समाज एवं संस्कृतियों में तुलना करते हुए क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इसको हम देखते हैं। उनके क्या कारण हैं, क्या उनके प्रभाव हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो मानव विज्ञान है, उसमें हमारे अध्ययन जो होते हैं, वो सार्वभौमिक स्तर पे होते हैं, मतलब हम किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं। तो जब इतने व्यापक हमारे अध्ययन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम अपने अध्ययन है उसके लिए हम क्षेत्र कार्य के द्वारा अध्ययन करते हैं। और एक चीज और हो जाती है कि मानव विज्ञान में
जब हम ट्राइबल सोसाइटीज़ में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग अदर कल्चर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इन अदर कल्चर्स की स्टडी करने के लिए भी हमें उनके बीच में जाकर रहना पड़ता है और तब अध्ययन करना पड़ता है। और जब सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम रिसर्चेस की बात करते हैं, अध्ययनों की बात करते हैं, तो 2 टर्म्स आते हैं। एक होता है इथनोग्राफी और एक होता है इथनोलॉजी। तो इथनोग्राफी क्या है? किसी एक समाज का व्यापक अध्ययन। और इथनोलॉजी, जब हम विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो चाहे हम इथनोग्राफी करें, चाहे हम इथनोलॉजी कर रहे हैं, सभी में क्या है? फील्ड वर्क की आवश्यकता होती है, क्षेत्र कार्य की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया कि क्षेत्र कार्य क्या है और क्यों आवश्यक है। अब हम आते हैं कि जो मानव विज्ञान में है, उसमें क्षेत्र कार्य की क्या परंपरा रही है। उसके हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो जहां मानव विज्ञान की शुरुआत हुई थी, तो आरंभ में आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे। ये कौन थे? मतलब जो आरंभिक मानव शास्त्री थे, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सिर्फ अपना लाइब्रेरी में बैठकर दूसरों के विवरणों को पढ़ते थे। मतलब जैसे कि जो मिशनरीज हैं, जो नेविगेटर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ट्राइबल सोसाइटीज में गए हों और वहां से लौटकर उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा हो, वो सिर्फ उनके विवरण को पढ़ते थे और उसके आधार पर वो कुछ थ्योरीज देते थे, जैसे कि सोशल कल्चरल एवोल्यूशन की थ्योरीज देते थे, जिसमें वो अपर स्टेज पे क्या कर देते थे? अपनी वेस्टर्न कल्चर को फिट कर देते थे, क्योंकि उनका एक बायस्ड अप्रोच था कि जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है वही सुपीरियर मोस्ट है। और जो लोएस्ट स्टेजेस थी, उसमें वो क्या करते थे? वो जो ये डिस्क्रिप्शंस अदर लोगों से मिले हुए, अन्य लोगों से मिले हुए जो ट्राइबल सोसाइटीज के डिस्क्रिप्शंस थे, उनको फिट कर देते थे। तो कुल मिला के वो खुद किसी क्षेत्र कार्य को करने नहीं जाते थे, और जो उनका अप्रोच था वो बहुत ही बायस्ड अप्रोच भी था, जिसको हम एथनोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने फील्ड को विजिट भी किया, जैसे कि जो टाइलर थे, जो मॉर्गन थे, वो फील्ड पर गए। लेकिन कोई आप कहिए कि वो मानव शास्त्री या क्षेत्र कार्य करने गए हों, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था। जैसे जो टाइलर थे, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में उनके एक्सपेडिशन पे मैक्सिको में गए, और उन्होंने वहां पर उनके साथ में चूंकि गए थे, तो ट्राइबल्स को देखा, जाना, उसके आधार पे अपने 1861 में अपनी एक बुक पब्लिश की, अनाहुआक और मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो उसमें उन्होंने अपने उस कह लीजिए कि उनके साथ में जो ट्राइबल्स के साथ में जो उनका कांटेक्ट रहा, उसके बेसिस पे अपनी इस बुक को लिखा था। इसी तरीके से जो मॉर्गन थे, उन्होंने इरोक्वाइस लोगों के बीच में गए वो। और वो क्यों गए? वो वहां पे लीगल मैटर्स को डील कर रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों के बीच में काम किया। और फिर उसके आधार पे 1851 में उन्होंने अपनी बुक लीग ऑफ द इरोक्वाइस को पब्लिश किया। तो ठीक है, ये ट्राइबल्स के साथ उनके कांटेक्ट थे, उन्होंने फील्ड को विजिट किया था, लेकिन ये कहिए कि वो पूरा साइंटिफिक फील्ड वर्क था, तो ऐसा नहीं था। फिर इसके बाद एक स्टेज आई जिसमें फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ। लेकिन जो स्टार्टिंग की फील्ड विजिट्स थी, उनका पर्पस क्या था? एक तो म्यूजियम कलेक्शन। वो समय था जब जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, वो ट्राइबल सोसाइटीज से जाकर ट्राइबल्स प्रिमिटिव सोसाइटी की चीज़ों को, उनके मटेरियल कल्चर को, उनकी चीज़ों को कलेक्ट करके लाते थे और म्यूजियम में रखते थे, जिससे कि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। क्योंकि वो दौर ऐसा था जब ये ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वो सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ के सामने आ रही थी, तो लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी इनके बारे में जानने के लिए। तो इनकी फ़ोटोज़ को, इनके जो भी टूल्स, इम्प्लीमेंट्स हैं, इन सब के कलेक्शंस म्यूज़ियम में रखे गए। तो उस पर्पज़ से लोग फील्ड में गए। और दूसरा एक पर्पज़ रहा साल्वेज एथनोग्राफी का, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, वो जब सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ के कॉन्टैक्ट में आ रही थी, तो धीरे-धीरे उनकी कल्चर ट्रांसफ़ॉर्म हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो, चाहे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, ये कुछ एथनोलॉजिस्ट जो हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो फील्ड में गए। तो इस तरीके से जो अर्ली फील्ड विजिट्स हैं, उनकी शुरुआत हुई।
फिर हम कहें कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक्सपेडिशंस थे वो कहाँ से शुरू हुए, तो इसमें 2 नाम मुख्य आते हैं। पहला तो अगर हम अमेरिका में बात करें तो फ्रांस बोयस ने बैफिन लैंड और ब्रिटिश कोलंबिया में जो अपना फील्ड वर्क किया, और दूसरा हो जाता है एसी हेडन की लीडरशिप में जो कैम्ब्रिज का टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन हुआ था, वो 1898 से लेकर 99 तक हुआ था। इसमें बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसमें कि WHR रिवर्स, सेलिगमैन, ये सब सम्मिलित थे। ये लोग टॉरस स्ट्रेट रीजन में गए और वहां पर इन्होंने क्षेत्र कार्य किया और फिर वहां के बारे में लौट के उन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिए। तो ये जो एक्सपेडिशन है, ये जो टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन है, ये जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क की बात करते हैं तो उसमें एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से 2 चीजें शुरू हो गई। एक तो एंथ्रोपोलॉजी एक होल टाइम प्रोफेशनल स्टडी हो गई, और दूसरी चीज क्या हो गई कि जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए इसमें ट्रेंड होना, दैट मीन्स फील्ड वर्क में ट्रेंड होना जरूरी हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहनी चाहिए परंपराएं शुरू हुई एंथ्रोपोलॉजी की। लेकिन इन फील्ड वर्क्स में, इन एक्सपेडिशंस में भी कुछ कमियां थी, जैसे कि इन लोगों ने कोई बहुत लंबा समय इनके बीच में नहीं बिताया, और इन्होंने इनकी लैंग्वेज वगैरह को भी नहीं सीखा। साथ ही साथ लोगों के साथ में जो उनका संपर्क था वो बहुत सुपरफिशियल था। ये नहीं था कि वो उनकी कल्चर में पार्टिसिपेट करते हुए कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हों, ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के आप कहिए कि बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन हुए हो, तो ऐसा नहीं हो पाया था। फिर धीरे धीरे और आगे समय बढ़ा तो कुछ इंटेंसिव स्टडीज सामने आई, जिसमें से रैडक्लिफ ब्राउन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स पे 1906 से लेकर 1908 तक अपना अध्ययन किया, और जो अंडमान आइलैंडर्स पे इन्होंने अपना अध्ययन किया उसमें 3 बातें थी। एक तो उन्होंने उनकी सोशल लाइफ को समझा, पढ़ा, जाना, और दूसरा क्या कि उन्होंने कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज दी उस फील्ड वर्क पे बेस्ड, और तीसरी चीज क्या है, उन थ्योरीज को उन्होंने दिखाया कि कैसे वो उनके सामाजिक जीवन में अप्लाई हो रही हैं। तो इस तरीके से रैडक्लिफ ब्राउन ने वहां पर अपना अध्ययन किया। फिर जो अगला सबसे बड़ा लैंडमार्क हम जिसे कहते हैं अब एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क में, वो आया मैलिनोस्की के काम से। मैलिनोस्की ने ट्रॉबियन आइलैंडर्स पे अपना फील्ड वर्क किया, और ये वो दौर था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो लोगों का कहीं पर भी आना जाना इन सब पे रोक लग गई। तो इन्होंने ट्रॉबियन आइलैंडर्स में 1914 से लेकर 1918 तक अपना फील्ड वर्क किया, और इस फील्ड वर्क में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कहना चाहिए पॉइंट्स हैं फील्ड वर्क के, उनके बारे में बताया। क्योंकि इन्होंने जो अपना फील्ड वर्क किया उसमें ये लगातार लोगों के बीच में रहे, उनकी कल्चर में पार्टिसिपेट करते हुए रहे, और पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने उन लोगों को ऑब्जर्व किया, उनकी डेली लाइफ को जानने का प्रयास किया। और साथ ही साथ ये क्या था कि उन्होंने अपने फील्ड वर्क के दौरान में उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी, उनकी जो अपनी कहना चाहिए लोकल लैंग्वेज थी, उसको भी सीखा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही गहन क्षेत्र कार्य किया, और जो इनका अप्रोच रहा है ना, तो वो कैसा था, वो होलिस्टिक अप्रोच था। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनलिस्ट थे, तो वो हमेशा ही कल्चर को एक इंटीग्रेटेड होल के फॉर्म में देखते थे कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आपस में अंतः संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस अप्रोच के साथ में उन्होंने अपने अध्ययन को किए। तो ये फील्ड वर्क जो है इसको हम कहते हैं कि इन डेप्थ फील्ड वर्क था विद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इस फील्ड वर्क के बाद में मैलिनोस्की ने कुछ रूल्स बताए कि जब भी एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क किया जाए तो उसमें कुछ बातों पे ध्यान दिया जाए। पहली चीज तो क्या कि जो फील्ड वर्क है वो बहुत लंबा होना चाहिए, कम से कम 1-2 साल का होना चाहिए। इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि जैसे साल भर अगर चल रहा है तो जो भी साल भर के रिचुअल्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उन सबको हम कवर कर पा रहे हैं। हम 10 दिन में गए तो हम सब कुछ उसको कवर नहीं कर पाएंगे।
साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वो बार-बार रिपीट अगर हो रही हैं, तो कैसे उनमें वेरिएशन आ रहा है किसी चीज़ में, हम उसको भी नोट कर पाएँगे। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जब भी हम फील्ड वर्क करते हैं, तो हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उस फील्ड वर्क को करना चाहिए। हमारा जो फील्ड वर्क हो, वो इन डेप्थ फील्ड वर्क होना चाहिए। मतलब हम लोगों के बीच में उन्हीं की जगह पर जाकर रहें और साथ ही साथ हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें मतलब उनकी कल्चर में कुछ भूमिका निभाते हुए फिर हम ऑब्जर्वेशन करें और इसको उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्षेत्र कार्य में। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज हम आंखों से देखकर जान पाए ऐसा संभव नहीं है। तो हमें अन्य तकनीकों को भी अपने उस गहन क्षेत्र कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कि साक्षात्कार, वंशावली विधि, केस स्टडी मेथड, फोटोग्राफी, इन सबको हमको इंक्लूड करना चाहिए अपने उस अध्ययन में। और एक बात उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कही कि जब भी हम क्षेत्र कार्य करते हैं, तो हमें उस क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको सीखना चाहिए, क्योंकि बिना लैंग्वेज को जाने हम उनके जो वास्तविक व्यवहार है उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने ही आसपास हम हिंदी भाषा का उदाहरण लें, तो अगर हम किसी से बात करते हैं, उसको हम बुला रहे हैं, तो हम आप, तुम, तू, ये 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई हिंदी भाषा जानता है कोई, तो अगर किसी ने किसी को आप बुलाया, है ना? तो वो समझ जाएगा वो उसको सम्मान दे रहा है। तुम करके उसने बुलाया, तो वो समझ जाएगा या तो कुछ बराबर की बात है या कुछ छोटा है। और अगर वो तू करके बात कर रहा है, तो उस तू में या तो बहुत ही छोटा है, कुछ बहुत ही अपनत्व की बात है, या फिर वो उसको अपमानित कर रहा है। तो इस तरीके से उस तुम, आप, तू में जो व्यवहार है, जो संबंध है, वो प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई हिंदी भाषा नहीं जानता है और वो एक मीडिएटर लेकर आता है, और तो वो जो भी ट्रांसलेटर है वो उसको सिर्फ यू बताएगा और उस यू में वो इस आप, तुम और तू के अंतर को नहीं समझ पाएगा। तो भाषा को अगर हम सीखते हैं, तो उसके ज़रिए हम व्यवहार और उसके पीछे के कारणों तक पहुँच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है फील्ड वर्क के दौरान में। अब जब हम इन डेप्थ फील्ड वर्क की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक टर्म मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है की इन्फॉर्मेंट, मुख्य सूचनादाता। कि जब हम फील्ड पे काम करते हैं, तो ठीक है, हम सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हर फील्ड पे हम एक की इन्फॉर्मेंट या मुख्य सूचनादाता का सिलेक्शन करते हैं। वो मुख्य सूचनादाता क्या होता है? वो ऐसा पर्सन होता है जिसे उस एरिया, उस कल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। वो हमें उस क्षेत्र के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ लोगों तक हमें पहुँचाने में वो मदद करता है। तो वो हमारा की इन्फॉर्मेंट हो जाता है गहन क्षेत्र कार्य में। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट श्रृंखला है उसमें। फिर अब हम वापस आते हैं कि जो मालिनोस्की हैं, उन्होंने क्या कहा कि कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी में हमें इन डेप्थ फील्ड वर्क करना चाहिए, और उन्होंने उसके रूल्स को बताया। और आगे चल के उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उस इन डेप्थ फील्ड वर्क की परंपरा को आगे बढ़ाया। और धीरे-धीरे कुल मिला के जो मालिनोस्की का फील्ड वर्क है, ये एक आइडियल फील्ड वर्क बन गया एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में या एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस में। फिर आगे हमने कहा कि एक आइडियल बन गया, तो आगे बहुत सारी इन डेप्थ फील्ड वर्क्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क माना जाता है इवांस पिचर्ड का नुअर ट्राइब पे। उन्होंने अफ्रीका की नुअर ट्राइब पे अपना फील्ड वर्क किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क माना जाता है, जो कि मालिनोस्की के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो एक इन डेप्थ फील्ड वर्क था। अब तो ये हो गया क्षेत्रकारी की कैसे आगे बढ़ते चले गए, कैसे परंपरा उसमें आगे बढ़ती चली गई, उसमें क्या बदलाव आते चले गए। तो जब भी कोई बदलाव आते हैं, तो कभी-कभी बीच में समयानुसार कुछ विचलन भी आते हैं, कुछ डायवर्जन्स भी होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस, एक ये भी फेज़ आई एंथ्रोपोलॉजी में। ये वो फेज़ कब थी? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी।
और ऐसे में लोगों का क्या था कि ट्रैवलिंग वगैरह पे रोक लगी हुई थी और अमेरिका जैसे जो राष्ट्र थे वो अपने दुश्मन देशों के राष्ट्रीय चरित्र तक को जानना चाहते थे। उनके वहाँ के जो निवासी थे, जो सैनिक थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते थे। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उसने कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया कि वो एनिमी नेशंस के नेशनल कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटीज के बारे में अध्ययन करें। लेकिन वो समय कैसा था जब ट्रैवलिंग या फील्ड वर्क पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, जिन्हें हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस की परंपरा को शुरू किया। जैसे कि रूथ बेनेडिक्ट को सौंपा गया कि वो जापानीज लोगों के नेशनल कैरेक्टर की स्टडी करें। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जो भी जापानीज लिटरेचर था, जो भी मूवीज थी, जो फोटोग्राफ्स थे, उन सबको एनालाइज किया। जो जापानीज प्रिजनर्स थे, उनके इंटरव्यूज लिए। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनका जापानीज के साथ में फर्स्ट हैंड कांटेक्ट रहा था, उनके इंटरव्यूज लिए। और भी जो भी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले, जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह मिले, उन्होंने उन सबको एनालाइज किया और उसके बेसिस पर उनके नेशनल कैरेक्टर और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। तो यहाँ पर आकर उन्होंने बिना क्षेत्र में गए वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया, है ना? तो ये कुछ ट्रेडिशंस बीच-बीच में हमने कहा कि डाइवर्जेंस आते रहे हैं और वो क्या थी, वो उस समय की माँग थी। जैसी भी समय की माँग होती है, उसी के अनुसार जो अध्ययन है वो आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? अध्ययन कभी नहीं रुकते हैं, जैसी भी ज़रूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये एक फ़ेज़ रही। लेकिन ओवरऑल अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें हम इन डेप्थ फील्ड वर्क विद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ही विश्वास करते हैं, कि अगर सब कुछ संभव है तो। जैसे कि अगर हम प्रेज़ेंट सिनेरियो की बात करते हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसमें क्या है कि जो मानव शास्त्रीय अध्ययन है, उसमें अब जो हमारा एरिया है, जो हमारे टॉपिक हैं, वो भी काफ़ी परिवर्तित होने लग गए हैं। पहले हम सिर्फ़ आदिम समाजों पे अध्ययन करते थे, आज हम जो है वो औद्योगिक समाज, शहरी समाज, सभी पे अध्ययन कर रहे हैं, जटिल समाजों पे अध्ययन कर रहे हैं। हमारा स्टडी एरिया अब बड़ा हो रहा है। टॉपिक्स भी समयानुसार अब बदल रहे हैं। अब बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब नई-नई फील्ड्स भी आ रही हैं। तो जैसे एरिया बढ़ रहा है, हमारे टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेथोडोलॉजी में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते चले जा रहे हैं। जैसे कि अगर बीच में आप देखिए कि अभी कोरोना काल रहा, है ना? जिसमें कि वही बात है कि किसी का भी कहीं पर भी आना-जाना संभव नहीं है, फील्ड स्टडीज़ नहीं संभव रहीं। तो ऐसे में बहुत सी वर्चुअल स्टडीज़ भी की गई। उसके 2 कारण हो गए, एक तो यही कि कॉन्टैक्ट नहीं पॉसिबल था और दूसरा एक क्या है कि अब हम ग्लोबल लेवल पे भी रिसर्चेज़ को करना चाहते हैं। तो जब हम ग्लोबल लेवल पे इन रिसर्चेस को करना चाह रहे हैं, तो हर जगह एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी-कभी हम वर्चुअल मीडियम्स को भी सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी हम यही कहेंगे कि जैसी समय की मांग है, वैसे उसमें नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नया नवाचार हो रहे हैं। लेकिन फिर हमारा जो बेस है, हमारा जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल जो रिसर्चेस हैं, उसका आधार है वो इन डेप्थ फील्ड वर्क है, जो हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी इन डेप्थ फील्ड वर्क के द्वारा हम होलिस्टिक रिसर्चेस को कर सकते हैं। इन डेप्थ फील्ड वर्क में हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हुए फिर कल्चर को जान सकते हैं। तो और हम जो भी एम्पिरिकल स्टडीज हैं, जो क्वालिटेटिव स्टडीज हैं, उनको कर सकते हैं। तो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का आधार जो सेंटर है वो इन डेप्थ फील्ड वर्क है। तो ये हो गई हमारी एंथ्रोपोलॉजी में जो फील्ड वर्क या क्षेत्र कार्य की परंपरा रही उसके बारे में। अब हम जब एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो हम आते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पे। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या रहती है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस में? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि सोशल रिसर्चेस क्या होती हैं। सोशल रिसर्च क्या है? वो सिस्टमेटिक मेथड है जिसके द्वारा हम जो सामाजिक जीवन है उसको एक्सप्लोर करते हैं,
उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषित करते हैं और उसके बारे में कुछ अवधारणाएं बनाते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। तो सोशल रिसर्च जो है वो मुख्यतः दो उद्देश्य से की जाती है। जो नए फैक्ट्स हैं, जो नए तथ्य हैं, उनको जानने के लिए, और जो पुराने चले आ रहे हैं उसमें परिवर्तन के लिए कि कहीं पर भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या वेरिएशन की ज़रूरत है तो उसको हम ला सकें। और जो सोशल रिसर्चेस होती हैं उनको करने का कारण क्या है, मतलब ये बहुत सी जगहों पे हमें हेल्प करती हैं। कहाँ करती हैं? सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक कल्याण में ये सारी रिसर्चेस हेल्पफुल रहती हैं। अब हम आते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च पे। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है उसमें हमारा जो एम है, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो मानव व्यवहार है उसको जानना, जिस भी सामाजिक दुनिया में मानव रहता है उसके बारे में जानना, वो किस तरीके से संबंधों को स्थापित करता है सबके साथ में, उसको जानना, क्या चीजें हैं जो मानव पे अपना प्रभाव डाल रही हैं, मानव संस्थाओं पे अपना प्रभाव डाल रही हैं, मानव समाज और संस्कृति पे अपना प्रभाव डाल रही हैं, उनके बारे में समझना। ये हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस का उद्देश्य रहता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो जो भी सामाजिक जीवन में रेगुलरिटीज हैं हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम पूरे सामाजिक जीवन में क्या रेगुलरिटीज हैं उनको जानना चाहते हैं तो दैट मीन्स हमारा जो एरिया है वो वास्ट हो जाता है। हम हर तरह के समाज और संस्कृति को पढ़ते हैं, हर समय में इसको पढ़ते हैं, तो हमारा एरिया वास्ट है। साथ ही साथ हम क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है अपनी रिसर्चेस को करने के लिए? हमें फील्ड वर्क की ज़रूरत होती है। और इतने वास्ट स्कोप के साथ जब हम रिसर्चेस कर रहे हैं और हमारे जो अपने उद्देश्य हैं वो अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों से थोड़ा सा भिन्न है, तो हमारी अपनी एक रिसर्च मेथडोलॉजी है। मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक रिसर्च मेथडोलॉजी डेवलप की है जिसमें वो रिसर्च मेथड क्या है, टूल ऑफ डेटा कलेक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में वो बताते हैं। तो हम अब क्या किस पे आते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल मेथडोलॉजी, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उस पे। तो जब भी हम मेथडोलॉजी टर्म कह रहे हैं या मेथड्स की बात कर रहे हैं या टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन तीनों में क्या अंतर है इसको जानने की जरूरत है। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक टूल ऑफ रिसर्च है, एक साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च है जिसके द्वारा हम या तो डेटा कलेक्ट करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक डिवाइस है, एक टूल है साइंटिफिक रिसर्च में। जैसे कि टेक्निक्स में आ जाते हैं साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, ये सब क्या है? रिसर्च टेक्निक्स हैं। मेथड क्या है? मेथड में जो हमारा रिसर्च का उद्देश्य है वो सम्मिलित है, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो सब सम्मिलित हैं। मतलब जो रिसर्च का उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सेट ऑफ टेक्निक्स को हमको यूज करना है वो सब मिलकर मेथड को बनाते हैं। और कभी-कभी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम व्यापक स्तर पर मेथड की तरह से डील करते हैं, जैसे जीनियोलॉजिकल मेथड है, केस स्टडी मेथड है। इसको हम मेथड की तरह से क्यों डील कर रहे हैं? जैसे केस स्टडी है, किसी केस के बारे में जानने के लिए फिर हम कई तकनीकों को प्रयोग कर रहे हैं। हम इंटरव्यू भी ले रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, हम सेकेंडरी डेटा भी यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको हम मेथड की तरह से भी डील करते हैं। फिर तीसरा टर्म हमारा आता है मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी क्या है? मेथड प्लस लॉगॉस। मेथड मींस हमने आपको बता दिया कि जो भी अध्ययन पद्धति है वो हो गई मेथड, कि जो भी हमारे गोल्स हैं और जो भी टेक्निक्स हैं उनको मिला के मेथड बन रहा है। और लॉगॉस मतलब उनकी साइंटिफिक स्टडी। तो कहाँ पे कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, ये जो नॉलेज है, ये जो साइंटिफिक एनालिसिस है, इसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स हमारे हो जाते हैं, टेक्निक, मेथड एंड मेथडोलॉजी। अब हम वापस आते हैं कि जो हमारी अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल मेथडोलॉजी है
उसमें क्या स्टेजेस रहती हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने कहा कि हमें यहाँ पे होलिस्टिक स्टडी करनी है, क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव स्टडी करनी है, एम्पिरिकल स्टडी करनी है। इसलिए हमें क्या करना है, फील्ड वर्क करना है, इन डेप्थ फील्ड वर्क करना है। तो इस इन डेप्थ फील्ड वर्क के पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज क्या हो जाती है कि हमें एक रिसर्च डिजाइन पहले फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। रिसर्च डिजाइन कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जब हम अपनी रिसर्च करेंगे उसमें हम क्या क्या स्टेप्स ऑप्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं कि हम किस टॉपिक पे काम करेंगे, है ना? किस एरिया में काम करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि वो क्या है। अगर हम कहीं पे हेल्थ पे काम करने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, उसके क्या पक्ष होते हैं, उसको क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। दैट मीन्स उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर हम कुछ हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक टेंटेटिव रिलेशनशिप, जिसको कि हम फील्ड पे जाकर देखते हैं कि वो सत्य है कि नहीं है। मतलब उस हाइपोथेसिस की हम जांच करते हैं। कभी कभी जो व्यापक अध्ययन होते हैं उसमें हाइपोथेसिस नहीं भी बनाई जाती है, तो हाइपोथेसिस बनाना ऑप्शनल होता है। फिर हम अपने रिसर्च में अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करते हैं कि हम किन उद्देश्यों के साथ में रिसर्चेस को करेंगे। ठीक है। फिर अगली चीज क्या आती है कि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हम देखते हैं कि जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस एरिया पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें पहले कोई अध्ययन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो उन अध्ययनों में क्या फाइंडिंग्स रही हैं, और कहाँ पे कौन से गैप्स हैं जिनको हम अपने रिसर्च के द्वारा फिल कर सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है उस फील्ड वर्क के पहले की तैयारी में। फिर हम अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी का एक निर्धारण करते हैं कि हम कैसे कैसे फील्ड वर्क करेंगे, हम कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन यूज करेंगे, कौन से सेकेंडरी यूज करेंगे, हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे, हम रिपोर्ट राइटिंग में क्या फॉर्मेट रखेंगे। हम ये सारी एक रिसर्च मेथडोलॉजी अपनी पूरी बनाते हैं। फिर फाइनली हम अपनी फील्ड पे जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, और फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये सब स्टेप्स हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे रिसर्च डिजाइन में आ जाते हैं। फिर जब हमको फील्ड पे रिसर्च करने जाना होता है तो उसके पहले हम पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी का अर्थ क्या हो जाता है कि हम पहले फील्ड पर जाकर देखते हैं कि जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, या हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑप्ट करने की बात हम कर रहे हैं, जो रिसर्च डिजाइन बनाई है, वो वहां पर कितनी रेलेवेंट है ना? जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में रखा है कि हम क्वेश्चनेयर फिल कराएंगे अपने रिस्पोंडेंट से, और पता चला हम फील्ड पे गए तो हमने देखा वहां पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो वो क्वेश्चनेयर हम 1000 कॉपी छाप के ले गए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। या फिर हम कह दें कि हमने बनाया कि किसी गांव में हम जाकर वहां पर देखेंगे कि कंप्यूटर एजुकेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है, डिजिटलाइजेशन का क्या लेवल पहुंच चुका है, और पता चला पायलट स्टडी में हम उस फील्ड पे गए तो हमने देखा कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन की कोई वहां पर अभी बात ही नहीं हो रही है। तो उस रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम एक लाइन में यही तो कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो मतलब हमें पहले पायलट स्टडी करनी चाहिए रिसर्च के पहले, और अपने फील्ड और टॉपिक को अपने एरिया में जाकर देखना समझना चाहिए, कितना रेलिवेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, इन चीजों को देखना पड़ता है। फिर अब हम आते हैं फील्ड पे। फील्ड पे मतलब हम फील्ड वर्क करने जाते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क है उसमें हम इन डेप्थ फील्ड वर्क करते हैं। इन डेप्थ फील्ड वर्क में हम लोगों के बीच में रहते हैं, लंबा समय बिताते हैं, उनके बीच में रहते हुए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं,
तरह तरह की टेक्निक्स के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनकी लैंग्वेज को भी सीखते हैं और इस तरीके से हम वहां पर गहन क्षेत्र कार्य को करते हैं। अब इसमें एक स्टेप हो सकता है सैम्पलिंग का। और सैम्पलिंग क्या हो जाती है कि हम जो भी हमारा स्टडी एरिया है उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल का साइंटिफिकली सिलेक्शन करें। जो भी पूरी पॉपुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, हम यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का सिलेक्शन हम साइंटिफिकली करें। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जहां पर भी हम लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं तो वहां पे हम सब लोगों से बात कर सके ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि कोई लखनऊ शहर पे जो वृद्ध हैं उन पर अध्ययन कर रहा है, तो अब लखनऊ शहर में रहने वाले जितने वृद्ध हैं वो सबसे बात कर ले रिसर्चर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम पूरे यूनिवर्स को जान सकें। तो जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो हमने आपको बताया कि अधिकतर जहाँ पे बड़ी-बड़ी पॉपुलेशंस हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत है। लेकिन जब हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में किसी प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, अगर वो कोई छोटी कम्युनिटी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सभी फैमिलीज़ से कॉन्टैक्ट करें। तो हमेशा सैम्पलिंग करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फिर अब हम आते हैं फील्ड वर्क पे। तो जो फील्ड वर्क है, जब हम क्षेत्र कार्य करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्षेत्र कार्य में आंकड़े संकलित करने हैं और इन आंकड़ों को संकलित करने के 2 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है उसमें क्या रहता है कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। मतलब जो भी अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, वो फील्ड पे जाता है और वो खुद डेटा कलेक्ट करके ला रहा है, चाहे वो खुद ऑब्जर्व करे, चाहे खुद इंटरव्यूज ले रहा है, चाहे प्रश्नावली को भरवा रहा है, चाहे केस स्टडी कर रहा है। मतलब वो तरह तरह से खुद फील्ड पे जाकर डेटा को कलेक्ट करता है। और जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन है उसमें क्या हो जाता है कि वो डेटा है जो रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो किसी और का काम है और उसका रेफरेंस वो अपनी रिसर्च में दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी ट्राइब पर स्टडी कर रहे हैं, तो हमने बताया कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार पॉपुलेशन वहां की ये है। तो अब हमने यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेंसस है उसका रेफरेंस लिया है, उसको हमने खुद सेंसस नहीं किया है, हमने जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उनको रेफर किया है। तो मतलब जिस काम को हमने नहीं किया है अगले ने किया है, लेकिन उस काम को हम अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन है उसमें कौन कौन सी टेक्निक सम्मिलित है और उनके क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहली चीज जो हो जाती है जब हम फील्ड पे जाते हैं, तो हम लोगों के बीच में रैपो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। मतलब जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ में कुछ मित्रतापूर्ण व्यवहार बना करते हैं, कुछ घनिष्ठता को बढ़ाते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि वो जो हमारे उत्तरदाता हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो हमारे साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। उन्हें हमसे डर ना लगे कि हम उनके आंकड़ों को कहीं ले जाकर बता देंगे जिससे उनको कोई नुकसान हो सकता है, या हम सरकारी लोग आए हुए हैं और उनको जो भी सरकारी स्कीमों से लाभ वगैरह मिल रहा है उस पे कहीं रोक लग जाए, कुछ इस तरीके के डर उनके मन में रहते हैं। तो हम पहले उन सारे डरों को हटाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हम यहाँ पे रिसर्च के पर्पज से आए हैं, हम कहीं पर भी उनके आंकड़ों का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध इनको कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। इस तरीके से हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इसको हम कहते हैं रैपो एस्टैब्लिशमेंट, कि एक अच्छा सा संबंध रिसर्चर और रिस्पोंडेंट्स के बीच में डेवलप करने की जरूरत होती है। जब तक ये नहीं डेवलप होता है तब तक हमें ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो पहली चीज हमारी यही हो जाती है और इसमें रिसर्चर को बहुत स्किलफुल
होना चाहिए। अगर उसे एक अच्छी रिसर्च करनी है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसको निकाल कर उसको लाना है, तो उसको रैपो एस्टैब्लिशमेंट में स्किलफुल होना चाहिए। फिर वो फील्ड वर्क शुरू करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है? ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। को जब हम मॉडर्न साइंसेस की बात करते हैं तो उसका आधार अवलोकन है ना? और जब हम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की बात करते हैं तो इसमें ये एक व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली एक तकनीक है अवलोकन। तो अवलोकन का मतलब क्या होता है कि जो भी घटना घट रही है उसको हम आँखों से देखते हैं और देखने में खाली देख रहे हैं ऐसा नहीं है। उसमें हम उसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करते हैं। मतलब जो घटना घट रही है उसको भी देख रहे हैं, उसके पीछे के कारणों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस घटना के जो विभिन्न आयाम हैं उनको भी देख रहे हैं और साथ ही साथ उसके जो प्रभाव हैं, उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवलोकन जब करते हैं, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम क्या देख रहे हैं और साथ में उस देखने के पीछे के जितने भी पक्ष हैं, जो भी उसके पीछे के कारण और प्रभाव हैं, उन सब का अवलोकन यहाँ पर हम कर रहे हैं। और एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क में जो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तकनीक है इन डेप्थ फील्ड वर्क की, गहन क्षेत्र कार्य की। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और तीसरा होता है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि कोई भी जो रिसर्चर है वो फील्ड में गया और वो एज रिसर्चर ही वहां पर बैठकर देख रहा है। सब जानते हैं कि ये रिसर्चर है और सिर्फ इस ढंग से वो इस स्टेटस के साथ में बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसको कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहना चाहिए कि इन डेप्थ फील्ड वर्क में एक तरीके से इसे कंपल्सरी माना गया है। तो उसमें क्या होता है कि जिस भी समाज या संस्कृति पे हम अध्ययन करने गए हैं, हम उनकी संस्कृति में सहभागिता करते हुए, कुछ भूमिका निभाते हुए फिर अवलोकन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विवाह चल रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, तो हम वहाँ पे नृत्य, संगीत सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भोज में पार्टिसिपेट करते हुए और फिर मतलब उस पूरे विवाह संस्कार में पार्टिसिपेट करते हुए फिर हम अवलोकन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सहभागी अवलोकन। और तीसरा हो जाता है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसमें क्या है कि कभी-कभी पूर्ण सहभागिता संभव नहीं हो पाती है कि मान लीजिए किसी समुदाय में कोई धार्मिक संस्कार चल रहा है, जिसमें सिर्फ उस गोत्र के लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं उन रिचुअल्स को करने के लिए। तो अब वहाँ पे तो रिसर्चर उस गोत्र का तो है नहीं, तो वो उसमें पूर्ण सहभागिता नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी वो साथ में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, नाच-गाना चल रहा है, जो भी भोज वगैरह चल रहा है, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, मुख्य पूजा में नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? ये क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जिसमें से एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी आँखों के सामने ही घट रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत सी बातों के लिए हमें अन्य टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि इंटरव्यू। इंटरव्यू तकनीक में क्या होता है कि हम इसमें अपने जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे फेस टू फेस सिचुएशन में आमने-सामने बैठकर प्रश्न पूछते हैं और जो भी रिस्पोंडेंट आंसर देता है, उसको रिसर्चर खुद अपने हाथों से लिखता है, नोट डाउन करता है। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू टेक्निक है वो एक सिस्टमेटिक टेक्निक है, जिसके द्वारा हम एक अनजान पर्सन की जिंदगी में उसकी जीवन के अंदर घुसते हैं और उसके जो भी विचार हैं, जो भी उसके परसेप्शंस हैं,
उन सब तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। मतलब उसके विचार क्या हैं, उसके परसेप्शंस क्या हैं, उसकी भावनाएँ क्या हैं, उसकी प्रेरणाएँ क्या हैं, अ, उसका अतीत क्या रहा है, उसमें क्या व्यवहार रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इन सारी बातों तक हम उस इंटरव्यू के द्वारा, उस साक्षात्कार के द्वारा पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो इंटरव्यू भी अपने आप में एक इफ़ेक्टिव टेक्नीक मानी जाती है। अब जो इंटरव्यू हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको कि क्या पर्पज़ है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफ़ाई किया गया है। जैसे कि जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं इंटरव्यू, उसके हिसाब से 3 तरह के इंटरव्यू होते हैं। पहला होता है डायग्नोस्टिक कि हमें समस्या का कारण क्या है, अगर वो जानना है किसी तो हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू करते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू जहाँ पे हम समस्या के समाधान के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों ही साइकोलॉजी में मेनली यूज़ होते हैं। और तीसरा क्या है रिसर्च इन फिर हम कहते हैं मेथोडोलॉजी हमारी क्या है? उसके आधार पे इंटरव्यू 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्टिव इंटरव्यू, जिसमें हम पहले से पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, क्वेश्चन एंड ऑल बनाकर सब रखते हैं, तो उसे हम पहले से हम निर्देशित हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, तो वो डायरेक्टिव इंटरव्यू है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू दूसरा हो जाता है, जिसमें कि हम फील्ड पर जाकर अपनी दिशा को निर्देशित कर रहे हैं कि अब हमें कैसे काम करना है। तो पहले से उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको हम नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहते हैं। फिर तीसरा हो जाता है फ़ोकस्ड इंटरव्यू, जिसमें क्या है कि हम जो भी हमारे उत्तरदाता हैं, उनको पहले किसी टॉपिक पे फ़ोकस करते हैं। उसके बारे में पहले हम ही जानकारी देते हैं और उसके बाद में फिर हम उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हमने कोई रेडियो वार्ता सुना दी या कोई फ़िल्म चला दी, तो पहले उनको उसको दिखाया, उसको बताया। फिर हमने अब उसमें क्या दिखा, उसमें उन्होंने क्या जाना, क्या समझा, इस बारे में उनका क्या विचार है, इस तरीके से हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो पहले फ़ोकस करते हैं किसी टॉपिक को, फिर उसके बाद में उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो इसको फ़ोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। फिर आता है रिपिटिटिव इंटरव्यू। रिपिटिटिव इंटरव्यूज़ क्या हो जाते हैं कि जहाँ पे हमें बार-बार इंटरव्यू लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए चुनाव हैं, हमें चुनाव हो रहे हैं, तो पहले एक फ़ेज़ चलती है जिसमें लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कि आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी, किसको आना चाहिए, क्या है, किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया, इस तरीके से हम व्यूज़ को लेते हैं। फिर इलेक्शन हो जाता है और रिज़ल्ट नहीं आता है, तब हम एक एग्ज़िट पोल के लिए इंटरव्यूज़ लेते हैं कि आपने किसको दिया, वोट दिया, क्यों दिया, किसको ज़्यादा आने की संभावना है, इस बारे में हम एनालाइज़ करते हैं। फिर क्या होता है कि चुनाव का परिणाम आ जाता है। फिर हम लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं कि अब ये फलाना सरकार आ गई है, आपका क्या विचार है? ये कैसा काम करेंगे? इनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? इस तरीके से उसी इलेक्शन में उन्हीं लोगों का हम अलग-अलग स्टेजेस पे आकर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है रिपिटिटिव इंटरव्यू हो जाता है। फिर 5वां है डेप्थ इंटरव्यू कि किसी भी बारे में हमें बहुत गहराई से जानने हैं, तो हमें जो लंबे-लंबे से इंटरव्यूज़ लेने हैं, हर पक्ष पे इंटरव्यू लेना है, तो उसको हम कहते हैं डेप्थ इंटरव्यू, गहनता से जिस बारे में हमें जानना है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू है उसका स्वरूप कैसा है, उसके आधार पे 2 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है जिसमें हम पहले से लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स लेकर जाते हैं, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, है ना? शेड्यूल क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स जो कि हमें पूछने हैं इंटरव्यू में। तो उसमें हम पहले से जो बनाकर लेकर जा रहे हैं, वो हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और ये जो शेड्यूल होते हैं उसमें भी प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जिसमें कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी बात को कहने के लिए फ्री है जितना भी वो बताना चाहता है। और जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें हम ऑप्शंस दे देते हैं कि इन्हीं ऑप्शंस पे रहते हुए अपने जवाब को आपको देना है। तो उसको पॉल टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाकर जब इंटरव्यू क्या है कि हमने पहले से क्वेश्चन नहीं तय किए हैं, बस हमने टॉपिक्स अपने तय कर लिए कि हमें इन बारे में लोगों की व्यूज को लेना है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम लेकर जाते हैं इसको हम कहते हैं इंटरव्यू गाइड। तो यहाँ पर इंटरव्यू गाइड का प्रयोग किया जाता है।
फिर आता है कि जो इंटरव्यू है, उसको लेने की टेक्नीक कैसी रहती है? तो उसमें मतलब हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहली चीज़ तो प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए कि हमें कैसे इंटरव्यू लेना है, क्या शेड्यूल बनाना है, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम जब क्वेश्चंस को अगर बना रहे हैं, तो हमें फ़ील्ड पे जाकर उनकी प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। मतलब कि जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो फ़ील्ड पर लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको किसी क्वेश्चन का अगर महत्व नहीं है तो उस क्वेश्चन को हटा दें हम। कुछ और हमें नई एस्पेक्ट फ़ील्ड पे जाकर दिखाई दे रहे हैं तो उनको जोड़ दें, कहीं पर भाषा लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो उसमें कोई परिवर्तन करना है तो हम उसको कर सकें। तो इस तरीके से हमें प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। फिर जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमें लोगों से रैपो एस्टैब्लिशमेंट पहले करना चाहिए, फिर अपने इंटरव्यूज़ को करना चाहिए क्योंकि जो इंटरव्यू लेना भी अपने आप में एक कला है, उसको बहुत स्किलफुली लेने की ज़रूरत होती है। फिर जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो सिर्फ़ हम प्रश्न पूछ रहे हैं और मुँह बंद करके बैठ जाएँ, ये भी नहीं संभव है। जो भी उत्तरदाता है, उसको हम कुछ रेफ़रेंसेस देते हैं, उसको मतलब हम मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को दे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें दे। और फिर जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें हम सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखें कि कहाँ से शुरू करें और तब हम समस्या तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरव्यू लेने गए हैं और हम सीधे समस्या के बारे में बात करने लग जाएँ, तो हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। पहले हम उसके बारे में सामान्य उस विषय के बारे में सामान्य जानकारी लें, फिर धीरे-धीरे हम समस्या और उसके समाधान तक पहुँचे। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। और फिर जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, उसकी हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब निकाल कर ला पाएँ। ये नहीं कि अगर रिस्पोंडेंट हमें जवाब नहीं दे रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर दें, ऐसा संभव नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए तरह-तरह से उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाबों को निकाल पाएँ। और फाइनली हम जो भी इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं जा रहा है उसको हम खुद लिखते चले जा रहे हैं। दूसरा क्या हो जाता है कि कभी-कभी अगला बोल रहा है और हम लिख रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो हम उसकी परमिशन लेकर टेप रिकॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है ये एथिक्स में आता है कि बिना उसकी परमिशन के हम ना फ़ोटो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बहुत सारे कहना चाहिए लाभ भी हैं, जैसे कि हम सामने बैठ के वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसको देखकर, उसके भाव को देखकर, उसके आस-पास की स्थिति को देखकर, साथ ही साथ अगर उसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम उनको रिफ्रेज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेज़ कर सकते हैं, भाषा परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर हमने अच्छा रैपो एस्टैब्लिशमेंट किया है, तो इंटरव्यू में हम ज़्यादा से ज़्यादा गहन जानकारी निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन इसकी सीमाएँ भी हो जाती हैं, सीमाएँ क्या हैं? कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगता है और साथ ही साथ थोड़ा-सा ये खर्चीला प्रोसेस भी है क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास में हमें जाकर इंटरव्यूज़ को लेना है। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए दूसरी टेक्नीक क्या हो जाती है क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या रहता है कि हम प्रश्नों की एक सूची बनाकर ले जाते हैं फॉर्म के रूप में जिसको कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो खुद भरकर हमें देता है। तो जो प्रश्नावली है उसको हम खुद भी बाँट सकते हैं या हम मेल द्वारा भी भेज सकते हैं। तो इसमें हम एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हो जाती है कि इसको हम अशिक्षित लोगों पर नहीं इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं वो हमारी प्रश्नावली को नहीं भर सकते हैं। उनका हमें साक्षात्कार ही लेना होगा। फिर अगली जो हमारी टेक्नीक आती है वो है जीनियोलॉजिकल मेथड। जब भी हम एंथ्रोपॉलॉजी में रिसर्च की बात करते हैं तो जो किनशिप रिलेशंस हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें वंशावली विधि को का प्रयोग करना पड़ता है जिसमें कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिंबल्स होते हैं उसके द्वारा हम फैमिली ट्रीज को बनाते हैं और किनशिप से रिलेटेड नातेदारी से संबंधित जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर एक आती है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी में क्या हो जाता है कि हम कोई भी सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो या पूरा समुदाय हो, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं फील्ड पे पहुँच के, जिसके लिए हम तरह-तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं।
चाहे इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है तो वो यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नावली और ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ जो सेकेंडरी सोर्सेज़ से हमें डेटा मिल रहा है, सबको हम कलेक्ट करते हैं। हम इसके अलावा केस स्टडी के अलावा हम फील्ड पे फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, है ना? और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, फ़ोटोज़ के थ्रू और फ़िल्म्स के थ्रू जो हमारे ऑब्ज़र्वेशन है, हम उन चीज़ों को और अच्छे से डेमोंस्ट्रेट कर पाते हैं, है ना? और अच्छे से समझा पाते हैं कि हमारे ऑब्ज़र्वेशंस क्या रहे हैं। ताकि जो दूसरों के किए हुए काम हैं, उसको हम ले रहे हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं, जैसे कि बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हैं, एनजीओ रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेट पे आजकल बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ये सब है। लेकिन जब भी हम सेकेंडरी सोर्सेज़ को अगर अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसको वेरीफाई करें कि वो जानकारी सही हो और अपनी रिसर्च में हम उसका प्रॉपर रेफरेंस दें। बिना रेफरेंस के हम उन रिसर्चेस को नहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। तो इस तरीके से हम फील्ड वर्क में डेटा कलेक्शन करते हैं। जब डेटा कलेक्शन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो एनालिसिस जो हम करते हैं, उसमें कई स्टेप्स हमारे रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमने डेटा संकलित किया है, उसकी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी क्यों करते हैं? पहले तो हम अपने पूरे डेटा के अंदर तक घुसते हैं, हम सारी चीज़ों को देख उसमें समझते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या समानताएँ हैं, क्या भिन्नताएँ हैं, कहीं पर कुछ अधूरा तो नहीं है, अगर अधूरा है तो उसे हम कैसे पूरा कर लें। फिर हमने जो डेटा रिकॉर्ड किया है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व क्या है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम स्क्रूटनाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक बार अपने डेटा के गो थ्रू हो गए, तो हम एक आउटलाइन बनाते हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन उसकी करते हैं। आउटलाइन बनाने का मतलब क्या है कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दैट मीन्स हम क्लासिक हुए, हम उसको बांटेंगे पूरे डेटा को और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद जब हमने उसका ब्लूप्रिंट बना लिया, उसका क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर हम उसकी कंटेंट एनालिसिस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी, जैसे हमने कुछ टेबल्स बनाई, समान चीजों को एक साथ में रखा है, तो क्यों रखा है ना, उसके क्या कारण हैं। फिर दैट मीन्स जो संख्या हम निकाल के ला रहे हैं, उसके साथ में उसके गुणों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हम कंटेंट को भी निकाल कर ला रहे हैं। तो ये हमारी हो जाती है कंटेंट एनालिसिस। फिर ये सारी चीजें हो गई। अब जब एनालिसिस भी हो गई, तो उसके बाद में उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन्स को निकालते हैं, और जहां भी हमें लगता है कि सजेशंस की जरूरत है हमारे इस रिसर्च के आधार पर, तो हम उसका निर्धारण करते हैं। ये सारे स्टेप्स हो गए, तब हम क्या करते हैं? फाइनली रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में जो बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, वो ये होती है कि जो हमारी रिपोर्ट है, वो जो भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं अनुसंधान के, उसको ज़रूर सम्मिलित उसमें किया जाए। और दूसरा, जो रिपोर्ट होती है, उसमें हम टेक्निकल और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करें, जिससे जो भी अगला पढ़ने वाला है, उसको वो तुरंत समझ में आए। तो इस रिपोर्ट राइटिंग में जो हमारे स्टेप्स होने चाहिए, वो पहला क्या होता है कि हम टॉपिक क्या दे रहे हैं। टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए, अगले को तुरंत समझ में आना चाहिए कि इस रिसर्च में क्या इंक्लूड किया गया है। फिर हम अपना जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, लिटरेचर रिव्यू देते हैं, रिसर्च के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी रिसर्च में अपनी मेथडोलॉजी देते हैं कि हम क्या ऑप्ट करेंगे। फिर हम अपना एनालिसिस, रिजल्ट एंड डिस्कशन के बारे में देते हैं। फाइनली हम कंक्लूजन और सजेशंस को मेंशन करते हैं। और अंत में हम बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस को जरूर लगाएंगे अपनी रिसर्च में। और अगर हमें लगता है कि कोई और भी आंकड़े आवश्यक है जो अंत में पूरी रिसर्च में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, तो उसको हम एनेक्सर्स के फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। और जो हमारी रिपोर्ट है, उसमें हम आगे कंटेंट लिस्ट जरूर लगाते हैं, टेबल्स, फिगर्स, मैप्स, फोटोज, इन सब की लिस्टिंग हम करते हैं विद पेज नंबर्स। और जब इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो हम फाइनली उसकी
समरी बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे कि जिसके पास भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो अगर वो पूरी रिपोर्ट के पहले हमारी समरी को पढ़ रहा है, समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। नमस्कार।